नमस्ते। दादा अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारी चर्चा संधि प्रकरण पर चल रही है। संधि प्रकरण पर चर्चा के क्रम में हम लोग विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि विसर्ग संधि क्या होता है और विसर्ग संधि में यह विकार किस प्रकार से और कितने रूपों में होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब विसर्ग वर्ण का मेल स्वर अथवा व्यंजन से होता है तो विसर्ग वर्ण में विकार होने की दशा में विसर्ग संधि की क्रिया होती है। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो अथवा व्यंजन हो तो संधि या मेल होने की दशा में जब विसर्ग वर्ण में विकार होता है तो उस समय विसर्ग संधि की क्रिया होती है। हम लोग पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं कि विसर्ग संधि में जो विकार होता है वह तीन रूपों में होता है। आदेश के रूप में होता है, वर्णलोप के रूप में होता है और प्रकृति भाव के रूप में होता है। तो हम लोग विसर्ग संधि के नियमों के अंतर्गत सबसे पहले आदेश की क्रिया से संबंधित नियमों को पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि विसर्ग का जो आदेश होता है वह तीन रूपों में होता है। किस किस रूप में होता है तो हम देखते हैं कि विसर्ग संधि में आदेश कितने रूपों में होता है। तो विसर्ग संधि में आदेश तीन रूपों में होता है। पहला होता है विसर्ग का उत्व विधान। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि संधि की क्रिया होने पर विसर्ग उ में आदेशित हो जाता है, यानी विसर्ग का उ में आदेश हो जाता है। दूसरा आदेश की क्रिया होता है विसर्ग का रुत्व विधान। इसमें क्या होता है कि संधि की क्रिया होने पर विसर्ग र में आदेश हो जाता है, यानी विसर्ग का आदेश किस में हो जाता है? र में आदेशित हो जाता है। और जो विसर्ग संधि का आदेश की क्रिया होता है वह होता है विसर्ग का सुत्व विधान। यह किस में होता है? इसमें विसर्ग जो होता है कहीं कहीं पर तालव्य स के रूप में, कहीं कहीं पर मूर्धन्य स के रूप में और कहीं कहीं पर दंत स के रूप में आदेशित हो जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने विसर्ग का उत्व विधान पढ़ा, अर्थात विसर्ग का परिवर्तन या विसर्ग का आदेश जब उ में होता है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि विसर्ग किन स्थितियों में उ बनता है और उ के पहले यानी विसर्ग के पहले अ स्वर होता है तो अ और उ मिल करके ओ बना लेते हैं। अर्थात इसमें अंततः क्या होता है कि विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाता है, यानी उ पहले विसर्ग उ में बनता है और विसर्ग के पूर्व जो अ रहता है अ और उ मिल करके ओ बना लेते हैं। तो इस पहले नियम को अर्थात विसर्ग का जो उत्व विधान होता है उसको हम लोगों ने पिछली कक्षा में देख लिया है। आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे विसर्ग का उत्व विधान, अर्थात विसर्ग किन परिस्थितियों में र में आदेशित हो जाता है। तो आइए हम लोग द्वितीय नियम विसर्ग का उत्व विधान इसके विषय में देख लेते हैं। तो बाकी मैं यहाँ पूरा हटा दे रहा हूं और आज की कक्षा में हम लोग विसर्ग संधि का जो दूसरा नियम है उसको देख लेते हैं। वह नियम कौन सा है? तो हमारे पास है विसर्ग संधि का दूसरा नियम। यह क्या है? विसर्ग का रुत्व विधान। विसर्ग का रुत्व विधान।
इसमें नियम क्या कहता है कि यदि नियम क्या कहता कि यदि प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ को छोड़कर अन्य स्वरयुक्त विसर्ग हो यदि प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ को छोड़कर अन्य स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ स्वर को छोड़कर अन्य स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर हो अथवा तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर हो अथवा वर्गीय व्यंजन का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो अथवा अंतःस्थ व्यंजन हो अथवा है हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग का आदेश हो जाता है नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद के अंत में अ स्वर को छोड़कर कोई अन्य स्वर युक्त व्यंजन विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर हो अथवा वर्गीय व्यंजन का तृतीय वर्ण हो चतुर्थ वर्ण हो या पंचम वर्ण हो अथवा अंतःस्थ व्यंजन यानी य र ल व हो अथवा है हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग कार्य में आदेश हो जाता है। विसर्ग का र में आदेश होने के कारण इस संधि विधा को रुत्व संधि संधि का रुत्व विधान
संधि का ऋत्व विधान कहते हैं। विसर्ग का ऋत्व विधान क्या है कि यदि प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ स्वर को छोड़कर कोई अन्य स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर हो अथवा वर्गीय व्यंजन का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो अथवा अंतःस्थ व्यंजन अर्थात य र ल व हो अथवा है हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग का र में आदेश हो जाता है। पहले नियम में हम लोगों ने क्या देखा था कि विसर्ग प्रथम पद के अंत में अ युक्त विसर्ग हो, यहाँ क्या है अ अथवा आ स्वर को छोड़कर कोई विसर्ग हो। आगे देख लेते हैं इस नियम में दो स्थितियां बनती हैं। इस नियम में दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या बनती है कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर वर्ण हो, यानी द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो कोई स्वर वर्ण हो। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो कोई व्यंजन वर्ण हो। यानी इस नियम में दो स्थितियां बन सकती हैं क्या कि प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ स्वर को छोड़कर किसी अन्य स्वर के साथ विसर्ग हो। हम लोग जानते हैं कि विसर्ग जब भी आता है तो वह किसी स्वर के पश्चात ही आता है। दूसरी स्थिति उसमें क्या होता है कि द्वितीय पद के आधार पर दो स्थितियां बन सकती हैं कि जब यानी प्रथम पद में हमेशा ही आएगा कि अ अथवा आ स्वर को छोड़ करके कोई अन्य स्वर के साथ विसर्ग है। द्वितीय पद की स्थिति अनुसार दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या बनती है कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर वर्ण हो। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई व्यंजन वर्ण हो। तो हम लोग दोनों का अलग अलग करके नियम को अलग अलग करके देख लेते हैं और देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से उदाहरण बनते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर वर्ण हो, इसको हम लोग हटा देते हैं और इस विसर्ग का जो ऋत्व विधान है इसका हम लोग नियम देख लेते हैं। हालांकि नियम यही पूरा है, लेकिन क्योंकि यह एक कॉन्सेप्ट क्लास है तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए कहीं कोई संशय न रह जाए, क्लास थोड़ा भले ही लंबा हो जाए लेकिन कहीं पर कोई भी संशय न रह जाए, कंफ्यूजन न रह जाए, उसके लिए हम लोग इसको अलग अलग करके देख लेते हैं। हमारा एक बार अध्ययन कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हम लोग पूरे विसर्ग संधि को केवल 20 मिनट के वीडियो में ही सभी नियमों को समझ लेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पहले देख लेते हैं कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर हो। जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो कोई स्वर हो, तब नियम क्या कहता है फिर से हम लोग लिख लेते हैं। नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में यदि प्रथम पद के अंत में अ आ स्वर को छोड़कर अन्य स्वर युक्त विसर्ग हो
जब यदि प्रथम पद के अंत में अ स्वर को छोड़कर अन्य स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर र का आदेश हो जाता है जो द्वितीय पद के प्रथम स्वर वर्ण से मेल कर लेता है। नियम को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि यदि प्रथम पद के अंत में अ स्वर को छोड़कर अन्य स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर वर्ण हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर र का आदेश हो जाता है जो द्वितीय पद के प्रथम स्वर वर्ण से क्या करता है, मेल कर लेता है। चूंकि विसर्ग इस संधि की क्रिया में विसर्ग किस रूप में आ जाता है, र रूप में आ जाता है, इसलिए इस संधि को विसर्ग संधि का रुत विधान कहा जाता है। हम लोग उदाहरण देख लेते हैं इसका। इस उदाहरण को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों में और बहुत सारी यूट्यूब के वीडियो में इस नियम के आधार पर बहुत ही दोषपूर्ण शब्दों का उदाहरण दे दिया गया है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला उदाहरण है बहि धन अंग। नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद के अंत में आ स्वर को छोड़कर अन्य स्वर युक्त विसर्ग हो तो यहाँ पर है के पूर्व में ह्रस्व ई स्वर है, उसके पश्चात विसर्ग है, यानी अ स्वर नहीं है। तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, अ है, यानी कोई स्वर है, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर र का आदेश हो जाता है, यानी इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। आगे हम इसको लिख देंगे बहि धन र धन अंग। उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब क्या करते हैं, र का आदेश हो जाता है जो द्वितीय पद के प्रथम स्वर वर्ण से मेल कर लेता है। यह र क्या करता है, इस स्वर वर्ण से मेल कर लेता है। शब्द क्या बन जाता है, बहिरंग। बहि धनंग बराबर क्या बन जाता है, बहिरंग बन जाता है। बहि धनंग बराबर क्या मिल जाता है, बहिरंग बन जाता है। दूसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। रति धन अंग। यह इसी तरह से बन जाएगा रति रंग, एकदम ऊपर की तरह ही है। बहि धनंग बराबर बहिरंग, रति धनंग बराबर रति रंग। उसी प्रकार से एक उदाहरण और हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण है ज्योति धन आदित्य। ज्योति धन आदित्य। नियम क्या कह रहा है कि प्रथम पद के अंत में
आ स्वर को छोड़कर अन्य स्वर युक्त विसर्ग हो। यहाँ पर आ स्वर को छोड़कर छोटी ई यानी ह्रस्व ई के साथ विसर्ग है तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर हो। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ स्वर है तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर र का आदेश हो जाता है। यानी यह क्या हो जाएगा, ज्योतिर्धन आदित्य। ज्योतिर्धन आदित्य र क्या करता है, जो द्वितीय पद के प्रथम स्वर वर्ण से मेल कर देता है, यानी र और आ मिलेंगे क्या होगा, रा हो जाएगा। यानी यह क्या हो गया, ज्योति, र और आ मिलेंगे क्या होगा, रा, फिर दित्य। ज्योति धन आदित्य बराबर हो गया ज्योतिरादित्य। ज्योति धन आदित्य बराबर क्या हो गया, ज्योतिरादित्य हो गया। उसी प्रकार से और उदाहरण है, द्विधन आगमन। द्विधन आगमन यह क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम लोग अलग अलग लिख दें ताकि समझने में दिक्कत न हो। यहाँ द है, फिर व है, फिर ह्रस्व ई है, फिर विसर्ग है, फिर आ है, फिर गमन है। हम लोग वर्ण विच्छेद कर देंगे। तो यहाँ अ अथवा आ स्वर के छोड़कर अन्य स्वर है, उसके बाद विसर्ग है। यहाँ क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं पुनः द्विधन, द्विधन, यहाँ र हो जाएगा, धन आगमन। शब्द क्या बन जाएगा, द्विरागमन। द्विरागमन शब्द क्या बन जाएगा, द्विधन आगमन बराबर द्विरागमन। उसी प्रकार एक उदाहरण और हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 4 है, वही धन, वही है धन एकता। वही है धन एकता शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ पर अ स्वर को छोड़कर अन्य स्वर युक्त विसर्ग है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर है। शब्द क्या बन जाएगा, बही र धन एकता। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा बहिरेकता। एक उदाहरण और देख लेते हैं, बही धन आक्रमण। बही धन आक्रमण शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा बहिराक्रमण। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा बहिराक्रमण। उम्मीद है कि इस नियम को आप लोग समझ पा रहे होंगे। नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद के अंत में अ स्वर को छोड़कर अन्य स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर वर्ण हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर र का आदेश हो जाता है, जो द्वितीय पद के प्रथम स्वर वर्ण से मेल कर लेता है। तो हमने इसका 6 उदाहरण देख लिया। इसके इसी नियम को लेकर के बहुत सारी पुस्तकों में और बहुत सारे वीडियो में, यूट्यूब के जो वीडियो हैं उसमें लेकर के गलत कक्षाएं चला दी गई हैं, गलत नियम बता दिया गया है। आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उदाहरण को केवल हटा देते हैं या पूरा हटा देते हैं। हम लोग इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं, क्योंकि यह जो नियम है इसमें मुश्किल से 6-7 शब्दों का ही उदाहरण मिलता है। यानी कि जब आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर वर्ण रहे और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर रहे, इसके केवल 4-6 मतलब 5-6 तो मैंने ही बताया, 2-1 उदाहरण और हैं। लेकिन कुछ पुस्तकों में गलत तरीके से काफी शब्दों का संधि विच्छेद कर दिया गया है या उनको अलग तरीके से दिखा दिया गया है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसका स्पष्टीकरण है, इसका स्पष्टीकरण है, या स्पष्टीकरण नहीं विशेष लिख ले। विशेष करके कुछ पुस्तकों तथा
यूट्यूब के कुछ पुस्तकों तथा यूट्यूब के वीडियो में इस नियम के अंतर्गत कुछ पुस्तकों तथा यूट्यूब के वीडियोज में इस नियम के अंतर्गत मूल उपसर्ग कौन कौन से हैं तो हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। दुर, दुस, निर, निस। कुछ पुस्तकों तथा यूट्यूब के वीडियोज में इस नियम के अंतर्गत मूल उपसर्ग दुर, दुस, निर, निस के स्थान पर दुह और निह उपसर्ग या शब्दांश मानकर कई शब्दों के साथ दोषपूर्ण ढंग से संधि कराते हुए उदाहरण दिया गया है। जो कि पूर्णतया गलत है। विशेष क्या है कि कुछ पुस्तकों तथा यूट्यूब के वीडियोज में इस नियम के अंतर्गत मूल उपसर्ग दुर, दुस, निर, निस के स्थान पर दुह और निह उपसर्ग या शब्दांश मानकर कई शब्दों के साथ दोषपूर्ण ढंग से संधि कराते हुए इस नियम के अंतर्गत ही 30-40 उदाहरण दे दिए गए हैं, जो कि क्या है, पूर्णतया गलत है। जैसे हम बता दे रहे हैं इसमें, जैसे कई पुस्तकों में दिया गया है दुह धन आशा, बराबर इसको लिखा दिया गया है दुराशा, फिर है निधन आशा बराबर है निराशा। जबकि क्या है, यह दोनों संधियुक्त शब्द क्या है, मतलब गलत है। दुह और निह कोई उपसर्ग नहीं होता है। हम लोगों ने व्यंजन संधि में इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना हुआ है, अगर संभव होगा तो हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसी प्रकार से कुछ शब्द हैं, जैसे दुह धन जन, इसको बना दिया गया है दुर्जन, जबकि यह भी क्या है, गलत है। ऐसे 50 शब्द हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को किसी भी संशय में नहीं पड़ना है। क्या कर रहा है कि कुछ पुस्तकों तथा यूट्यूब के वीडियो में इस नियम के अंतर्गत मूल उपसर्ग दुर, दुस, निर, निस के स्थान पर दुह और निह उपसर्ग या शब्दांश मानकर कई शब्दों के साथ दोषपूर्ण ढंग से संधि कराते हुए उदाहरण दिया गया है, जो कि पूर्णतया गलत है। अतः जिन शब्दों में जिन शब्दों के प्रारंभ में दु व नी जैसे शब्दांश आते हैं, उनका संधि विच्छेद
उनका संधि विच्छेद, उनका संधि विच्छेद सदैव सदैव दुर दुस निर और निस रूप में ही नियमानुसार करना चाहिए। दुह व निह रूप में नहीं। अर्थात ऐसे कोई शब्द आ जाएं जिसके प्रारंभ में दु और नि हो, तो ऐसे शब्दों का हम लोग संधि विच्छेद हमेशा दुर या दुस निर या निस के मानकर ही करना चाहिए, दु और निह मानकर नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमारा जो संधि विच्छेद होगा वह गलत हो जाएगा। उम्मीद है इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसमें क्या है कि जो विसर्ग का रुत्व विधान है, चूंकि विसर्ग कर्रय में बनता है, इसलिए दुह को लोग दुर को दुह लिख करके आशा लिख के दुराशा बना देते हैं। हालांकि सही इसको इस प्रकार से बने, दुराशा इस प्रकार से लिखेंगे दीर्घ उ। हालांकि यह पूरा गलत है, तो इसमें भी कोई लिखने की बात नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, दुर्धनाशा बराबर दुराशा होता है, यहाँ संयोग होता है, संधि की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि मूल उपसर्ग दुर और निर होता है, न कि दुह और निह। तो उम्मीद है कि जिन भी शब्दों में दु और नि पूर्व प्रारंभ में आता है, उनका सदैव ही जो संधि विच्छेद होगा उनको दुर दुस निर और निस के रूप में ही करना चाहिए, दुह और निह के रूप में नहीं। उम्मीद है कि जो विसर्ग संधि का रुत्व विधान है, इसका जो प्रथम भाग था उसको हम लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। यह जो पुस्तकों में संशय पैदा कर दिया गया है, गलत तरीके से पुस्तकों में उदाहरण दिए गए हैं, उससे उम्मीद है कि आप लोग बचेंगे। आइए अब हम लोग इस विसर्ग का जो रुत्व विधान है, इसके नियम का द्वितीय भाग पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें भी कुछ संशय है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। इसमें कुछ अपवाद की स्थितियां बनती हैं, वह किन शब्दों में बनती है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हालांकि किसी पुस्तकों में इन सब बातों की कोई चर्चा नहीं किया जाता है और केवल कॉपी पेस्ट करके ही काफी पुस्तकों को लिख दिया जाता है, जो कि आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। हम लोग दूसरी स्थिति देख लेते हैं कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो। व्यंजन कौन कौन सा, तो नियम के अनुसार हमने जो व्यंजन देखा था, नियम क्या कहता है। नियम हालांकि वही पहले जो हमने लिखा था, लेकिन हम लोग समझने के लिए इस नियम को भी दो उप नियमों में बांटकर पढ़ रहे हैं, ताकि कोई संशय न रह जाए। नियम क्या है कि जब प्रथम पद के अंत में अ स्वर को छोड़कर अन्य स्वर युक्त विसर्ग हो, अन्य स्वर युक्त विसर्ग हो, तथा जब प्रथम पद के अंत में अ स्वर को छोड़कर अन्य स्वर युक्त विसर्ग हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्ग का
चतुर्थ या तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, अथवा अंतःस्थ व्यंजन हो, अथवा अंतःस्थ व्यंजन हो, अथवा अंतःस्थ व्यंजन हो, अथवा है हो, तो संधि अथवा मेल होने की, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग का र आदेश, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग का र आदेश हो जाता है। जब प्रथम पद के अंत में अ स्वर को छोड़कर अन्य स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्ग का तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, अथवा अंतःस्थ व्यंजन अर्थात य र ल व हो, अथवा है हो, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग का र आदेश हो जाता है। विसर्ग का क्या बन जाता है? र बन जाता है। क्योंकि विसर्ग संधि की क्रिया में र बन जाता है, इसलिए इस नियम को विसर्ग का रुक्त विधान कहते हैं। आइए हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है पहला है आविह धन भाव। आविह धन भाव यह क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के अंत में आ स्वर को छोड़कर, यानी यहाँ ह्रस्व ई के साथ विसर्ग है तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, तो भय क्या है? भय प वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, तो संधि होने की दशा में विसर्ग का र हो जाता है, यानी विसर्ग का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। यह क्या बन जाएगा? आविर धन भाव। मेल कर देंगे, शब्द क्या बन जाएगा? आविर भाव। शब्द क्या बन जाएगा? आविर भाव। आविह धन भाव बराबर आविर भाव। दूसरा है ज्योतिः धन मैं। ज्योतिः धन मैं, यह क्या बन जाएगा? ह्रस्व ई के बाद विसर्ग है, यह बन जाएगा ज्योतिर धन मैं बराबर ज्योतिर मैं। ज्योति है धन मैं बराबर क्या बन जाएगा? ज्योतिर मैं। उसी प्रकार से है उदाहरण है आयु धन वेद। यह क्या बनेगा? तो बनेगा आयुर धन वेद बराबर क्या बन जाएगा? आयुर्वेद। चौथा उदाहरण देख लें। धनु धन धर, शब्द क्या बनेगा? धनुर धन धर बराबर क्या बनेगा? धनुर धर। और एक उदाहरण देखें। चतुः धन भाग, शब्द क्या बनेगा? चतुर्धन भाग। बना क्या? चतुर भाग। चतुर भाग। उसके बाद क्या बना?
छठा उदाहरण क्या है? प्रादुर्धन भाव शब्द क्या बन गया? प्रादुर्भाव। और उदाहरण देख लेते हैं। आशीह धनवाद बराबर शब्द क्या बना? आशीर्वाद। आशीह धन वचन शब्द क्या बना? आशीर्वचन। उम्मीद है कि विसर्ग के ऋतु विधान का आप लोग दूसरा भाग भी समझ पा रहे होंगे। नियम क्या कर रहा है कि जब प्रथम पद के अंत में आ स्वर को छोड़कर अन्य स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? वर्ग का तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, अथवा अंतःस्थ व्यंजन हो अथवा है हो, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग का र आदेश हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? र आदेश हो जाता है। यानी आविर्धन भाव बराबर क्या हो गया? आविर्भाव। इस नियम में कुछ अपवाद की स्थिति होती है। आप लोग इस 8 उदाहरण को देख लीजिए और उदाहरण कई पुस्तकों में दिए गए हैं। आप लोग इस नियम के अंतर्गत सिर्फ दु और नी से शुरू होने वाले शब्दों पर ही विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी सब शब्द सही है, बाकी सब उदाहरण सही हैं। यदि कोई भी उदाहरण दु और निह उपसर्ग या शब्दांश मान करके किए गए हैं तो वो गलत है, उसको आप लोग मत ग्रहण करिएगा। इसमें हम लोगों ने उदाहरण को देख लिया। आइए इस स्थिति में कुछ अपवाद बनते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। यानी बिना अपवाद को देखे हुए हम लोग इस नियम को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। हमें नियम तो जानना ही चाहिए, साथ ही साथ अपवाद को भी समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग केवल नियम पढ़ेंगे अपवाद नहीं जानेंगे तो परीक्षा में हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कह सकते हैं कि हमारा जो अध्ययन कार्य रहेगा वह अधूरा रहेगा। उदाहरण है इसका। अपवाद क्या है? पहला है ज्योति धन मति। ज्योति धन मति हमने अभी देखा है ज्योति धनमय बराबर क्या हुआ? ज्योतिर्मय। लेकिन ज्योति धन मति हम जब पढ़ते हैं तो यह शब्द बन जाता है ज्योतिषमति। यह शब्द क्या बनता है? ज्योतिषमति। और उदाहरण देख लें, अभी क्यों बनता है हम बता दे रहे हैं। और दूसरा उदाहरण है पहला है ज्योति धनमति बराबर क्या हुआ? ज्योतिषमति। दूसरा उदाहरण हुआ आयु धन मति। यह क्या बना? आयुष मति। और उदाहरण देख लेते हैं। वपु धन मान। वपु धन मान बराबर क्या बनेगा? वपुस मान। यानी र न बन करके यहां क्या बन जाता है? मूर्धन्य स बन जाता है। चौथा उदाहरण है वपु धन मान। आयु धन मान शब्द क्या बना? आयुष मान। यह 4 उदाहरण ऐसे हैं कि जहां पर प्रथम पद के अंत में अ स्वर को छोड़कर अन्य स्वर युक्त विसर्ग है। यानी यहाँ ह्रस्व ई के बाद विसर्ग है, यहाँ ह्रस्व उ के बाद विसर्ग है, यहाँ ह्रस्व उ के बाद विसर्ग है, यहाँ भी ह्रस्व उ के बाद ही विसर्ग है। फिर क्या है कि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्ग का तृतीय वर्ण हो तो तृतीय वर्ण तो नहीं है। चतुर्थ वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण भी नहीं है, लेकिन क्या है? पंचम वर्ण है। यहाँ पर देखिए मैं है, यहाँ पर भी मैं है, यहाँ पर भी मैं है और यहाँ पर भी मैं है। मैं क्या है? मैं जो है वह प वर्ग का पंचम वर्ण है। तो क्या होगा कि संधि होने की दशा में यहाँ पर विसर्ग का र होता है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग का
र नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, विसर्ग का मूर्धन्य स होता है। तो क्यों होता है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम लिख लें कि जब द्वितीय पद में मति मान जैसे शब्द हों तो विसर्ग र में न बदलकर क्या होता है, मूर्धन्य स में आदेश हो जाता है। उम्मीद है कि इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब द्वितीय पद में क्या हो, मान हो, मति हो, ऐसे शब्द हों तथा प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, अ अथवा आ स्वर को छोड़कर विसर्ग युक्त हो, तो क्या होता है कि विसर्ग का आदेश र में न होकर के किस में हो जाता है, मूर्धन्य स में हो जाता है। हालांकि हम लोग जब सूत्र विधान में पढ़ेंगे कि दंत स का आगमन कब होता है, तालव्य स का आगमन क्या होता है और मूर्धन्य स का आगमन होता है, तो हम लोग इस नियम को वहां पर अच्छे से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आज की कक्षा आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो एक बार फिर से हम लोग इस कक्षा की चर्चा कर लेते हैं। आज की कक्षा में हम लोग विसर्ग का जो आदेश होता है उसमें द्वितीय स्थिति पढ़ते हैं, विसर्ग का ऋत्व विधान, अर्थात विसर्ग किसमें बदल जाता है, र में। इस नियम में हम लोगों ने दो भागों में देख करके बांट करके अध्ययन किया कि पहले जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, स्वर हो, तो इसमें क्या होता है कि स्वर जो होता है, जो यानी विसर्ग जो र में बदलता है वह स्वर से मेल कर लेता है। इस नियम में हम लोग सिर्फ इसी बात पर सबसे अधिक ध्यान रखेंगे कि जो अपवाद है, कुछ अपवाद तो नियमानुसार है जैसे मति और मान को लेकर के, लेकिन कुछ नियमों में, कुछ उदाहरणों में, कई पुस्तकों में और कई यूट्यूब वीडियो में भी गलत ढंग से पढ़ा दिया गया है दुह और निह उपसर्ग मान करके, जबकि दुह और निह उपसर्ग नहीं होते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस नियम को गंभीरता से पढ़ेंगे और अपने आधार को मजबूत करेंगे। तो आप सभी को हमारे कक्षा में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।